हेलो दोस्तों, केसीपी की क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने पहले वीडियो में आपने मेरे को बहुत प्यार किया, बहुत लाइक किए, बहुत सब्सक्राइब किए, थैंक यू उसके लिए। आज अपनी क्लास में लेक्चर स्टार्ट करेंगे एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री के बारे में आज पूरी विस्तृत जानकारी लेंगे और आप विस्तृत तरह से नोट्स बना के चलें ताकि आपको समय समय पर जेड की तैयारी, सुपरवाइजर की तैयारी आसानी से हो सकती है। तो आज स्टार्ट करते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन। पशुओं में पालन कैसे किया जाता है, पशुओं का पालन कैसे करते हैं, पशुओं की देखरेख कैसे करते हैं। तो पशु एनिमल हस्बेंड्री की डेफिनेशन, ये एक कला एवं विज्ञान है जिसमें पशुओं का आहार, आवास, स्वास्थ्य एवं प्रजनन प्रबंधन करते हुए अधिकतम लाभ प्राप्त किया जाता है। आहार जैसे कि मतलब अपन गाय भैंस को क्या खिलाना, समय समय में क्या खिलाना चाहिए। आवास, उसके देखने के लिए कि कितना स्थान चाहिए, कितने पशु हैं, उसके लिए कितनी डिशें होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, वे आवास होते हैं। स्वास्थ्य, उसमें किसी पशु में डिजीज़ नहीं है, बीमारी तो नहीं लगी हुई है, ताकि बीमार पशु को समूह से अलग कर दिया जाए। प्रजनन, उसको देख रहे समय समय पर मतलब कि पशुओं का चयन करना चाहिए ताकि अच्छे दूध उत्पादन के लिए उसका प्रजनन अच्छे पशु से करवाना चाहिए। एवं उनके अधिकतम लाभ प्राप्त करने के बारे में अध्ययन किया जाएगा, मतलब उससे अधिक लाभ प्राप्त करें और अधिक अध्ययन करें, उसे एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। फिर आता है अपना पशुपालन टॉपिक है पशुओं का चयन। पशुओं का चयन कैसे करें कि अपने को कैसे पता चले कि ये अच्छा पशु है, कि पशु खरीदने जाते तो अपने को पता नहीं चलता कि पशु कैसा है या नहीं है, तो उसके बारे में आज जानेंगे। पशुओं का चयन में 5 प्रकार के होते हैं: व्यक्तित्व चयन, वंशावली चयन, प्रदर्शन व्रत चयन, गुणांकन तालिका विधि और संतति चयन। ये 5 प्रकार के पशुओं के चयन किए जाते हैं। इसमें फर्स्ट है व्यक्तित्व चयन। व्यक्तित्व चयन को इंडिविजुअल सिलेक्शन कहते हैं। बहुत बार इंग्लिश जेड का एग्जाम होता था, तभी हिंदी में ना देके इंग्लिश में इसको दे देते हैं, तो बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको इंडिविजुअल विधि भी कहते हैं। इसे समूह चयन या दृश्य चयन भी कहा जाता है। इसे समूह चयन या मतलब कि पशुओं को समूह में रखा जाता है, इसीलिए इसे समूह चयन भी कहते हैं। इसमें पशुओं के मात्रात्मक एवं गुणात्मक लक्षणों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। मतलब कि इसके पशुओं में क्या क्या विशेषता है कि मतलब पशु दूध कितना देता है, कितना नहीं देता है, मतलब कि उसमें कितना लीटर दूध निकलेगा, नहीं निकलेगा, कितना खान पान चाहिए, उसको कितने आहार की आवश्यकता होती है, इसके मात्रा के अनुसार इसका चयन किया जाता है, व्यक्तित्व चयन। सेकेंड विधि आती है अपनी वंशावली चयन। इंग्लिश में कहते हैं पेड्रिगी विधि, पेड्रिगी सिलेक्शन। इसमें पारिवारिक चयन भी कहते हैं, पारिवारिक चयन कहते हैं। कम उम्र के पशुओं या छोटे बछड़ों के लिए उपयुक्त की सबसे विधि है। मतलब कि जो छोटे पशु होते हैं और छोटे बछड़े होते हैं, उनके सिलेक्शन के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? वंशावली चयन विधि। क्वेश्चन पूछता है कि छोटे एवं बछड़ों के चयन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, तो वंशावली चयन। फिर तीसरी आती है अपने प्रदर्शन व्रत चयन विधि। ये विभिन्न पशु मेलों एवं प्रदर्शन के लिए विजेता पशुओं के चयन किया जाता है। जैसे कि पशुओं का मेला लग रहा है, तो वहाँ पे पशुओं को हष्ट पुष्ट करा के आहार पूरा खिला के लेके आते हैं ताकि वे अपनी विजेता प्राप्त कर सके। इसलिए यहाँ पे प्रदर्शन व्रत चयन विधि, इसमें पशु मेले में इन पशुओं का चयन किया जाता है। गुणांकन तालिका विधि, स्कोर कार्ड विधि भी कहते हैं। ये चयन की सबसे उपयुक्त विधि है। गुणांकन तालिका विधि, स्कोर कार्ड पशुओं के चयन की सबसे उपयुक्त विधि है। इसमें पशुओं के शरीर, विभिन्न मात्रा और निर्धारित अंगों के आधार पर पशुओं का चयन किया जाता है। पशुओं के आधार पर पशुओं का चयन किया जाता है। ये पशुओं के चयन की सबसे उपयुक्त विधि आती है गुणांकन तालिका विधि, कि पशुओं का चयन कैसे किया जाए, तो उसमें पशुओं के चयन की सबसे उपयुक्त विधि है गुणांकन तालिका विधि। फिर 5 आती है संतति चयन विधि। संतति चयन विधि, इसमें आनुवांशिक चयन विधि भी कहते हैं। ये नर एवं बेल पशुओं के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। संतति चयन विधि ये सबसे उपयुक्त विधि बेल एवं नर पशुओं के लिए उपयुक्त होती है, ताकि इसमें कौन सा नर पशु
प्रजनन के लिए लाभदायक होता है और कौन सा नर पशु जो कि कृषि कार्य में सबसे उपयुक्त रहेगा उसे संतति चयन कहते हैं। ये विधि सबसे खर्चीली विधि होती है। ये विधि सबसे खर्चीली विधि होती है क्योंकि इसमें पशुओं का चयन, पशु खरीदते हैं तो इसमें पैसे बहुत लगते हैं। पशुओं की आयु ज्ञात करना। पशुओं की आयु कैसे ज्ञात की जाती है? इस शारीरिक दशा देखकर पशुओं की शारीरिक दशा कैसी है, पशु हष्ट-पुष्ट तो है या नहीं है, पतला दुबला नहीं है। अब पशु खरीदने जाते हैं तो पशु को कैसे खरीदेंगे? तो उनको 2 दिन पहले तो उनको चारा खिला देंगे। अपने सामने तो 20 लीटर दूध दे रही, लेकिन घर जाने के बाद में उसने 10 लीटर दूध दिया तो अपने साथ धोखाधड़ी हो जाती है। इसीलिए पशुओं की आयु ज्ञात करके ही पशुओं का चयन करना चाहिए। तो पशु आयु ज्ञात करने की निम्न विधियाँ होती है। शारीरिक दशा विधि। शारीरिक दशा पशुओं के शरीर देख के की जाती है। फिर खुर देख कर, पशुओं के खुर का मतलब होता है जो पशुओं की पैर होते हैं उसके नीचे में ये ऐसे बने हुए होते हैं छल्ले। ये खुर होते हैं। इसकी दशा देखकर पशुओं की खुर देखकर पशुओं की आयु ज्ञात की जाती है। अगर ये खुर अधिक खराब हो रहे हो तो ये पशु मतलब कि अधिक उम्र का पशु है। अगर नहीं हो रहे हो मतलब कि इसमें धोखा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे पशु होते हैं जिनको घर पर ही बंधा रखा जाता है, वो कहीं बाहर नहीं जाते हैं, तो इसीलिए वो पशुओं के खुर सही रहते हैं। और बहुत सारे पशु होते हैं जो कि बाहर जाते हैं, उनके खुर टूट जाते हैं, इसीलिए खुर देख कर किया जाता है। और फिर नेक्स्ट विधि है सींग द्वारा। पशुओं की सींग। पशुओं के सींग पर पहला छल्ला 3 वर्ष की उम्र में होता है। छल्ला मतलब जैसे कि ये पशुओं का सींग है, ये पशु का सींग है, तो इसमें सींग द्वारा पशुओं का पहला छल्ला 3 वर्ष की उम्र में। जब पशु 3 साल का हो जाता है तो वहाँ पर 1 छल्ला बनता है। 1 छल्ला बनता है, उम्र के बनता है। इसके पश्चात प्रति वर्ष 1 छल्ला बनता है। जैसे जैसे 1 साल होते जाता है, जैसे जैसे 1 छल्ला बढ़ते जाता है। प्रथम छल्ला कब बनता है? 3 वर्ष की उम्र के बाद, और फिर प्रत्येक साल 1 छल्ला बढ़ता जाता है। तो सींग द्वारा ऐसे पशु ज्ञात किए जाते हैं। इसका सूत्र है आयु वर्षों प्लस 2 प्लस छल्लों की संख्या। 2 प्लस छल्लों की संख्या 2, तो ये 3 वर्ष की उम्र में जैसे पहला छल्ला स्टार्ट हुआ वो 3 वर्ष तो हो गए, प्लस छल्लों की संख्या। प्रति वर्ष छल्लों की संख्या बढ़ रही है प्रति वर्ष, उसको प्लस करके जोड़ के पशु की आयु ज्ञात की जाती है। फिर दांत द्वारा, पशुओं के दांत द्वारा पशु की आयु ज्ञात की जाती है। ये पशुओं की सबसे उपयुक्त विधि है। दांत द्वारा सबसे उपयुक्त विधि क्वेश्चन पूछता है जेट में, जेट ICR BHU और सुपरवाइजर में कि पशुओं की आयु ज्ञात करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो दांत द्वारा विधि होती है सबसे उपयुक्त विधि। इनके इसमें दंत सूत्र है, तो ये सूत्र आपको याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सूत्र बहुत पूछे जाते हैं। और अगर आप MSc करते हो तो ये MSc आगे करते हो तो ये बहुत जरूरी है एनिमल हस्बेंड्री में। दंत सूत्र इंसाइजर कैनाइलर प्रीमोलर मोलर ICPM अपॉन ICPM। आई का मतलब इंसाइजर कृतन दांत, मतलब कि इनसे ऊपर ऊपरले दांत, इनसे नीचे निचले दांत। तो मतलब कि ऊपर इंसाइजर कृतन दांत कहते हैं, कैनाइनल कील दांत ऊपर के दांत होते ही है, प्रीमोलर अग्र चौणक, मोलर डाढ़ चौड़ा होता है। ये सूत्र बहुत जरूरी होता है याद करने के लिए। और इसका एस सूत्र में कितने दांत होते हैं, इंसाइजर कितने दांत होते हैं, कैनाइन कितने होते हैं, प्रीमोलर कितने होते हैं, मोलर कितने हो, तो ऐसा था ये सूत्र। जैसे कि बचपन होता है तो पशुओं के दांत टूटते रहते हैं और आते रहते हैं, तो ऐसा ही सूत्र है 0 0 30। इंसाइजर 0 होता है, कैनाइन में 0 होता है, प्रीमोलर 3 दांत होते हैं। प्रीमोलर में कितने दांत होते हैं? 3 दांत, और वापस मोलर में 0 हो जाता है। और निचले जबड़े के दांत, इंसाइजर में 4 दांत होते हैं, कैनाइन में 0 दांत, प्रीमोलर में 3 दांत और मोलर में 0 दांत। अब आप सोच रहे हो कि 20 कहाँ से आए?
20 कहाँ से है, तो इन सबको जोड़ के मल्टीप्लाई करना है 2 से। जैसे कि 4, 6, 10 को गुणा करना है 2 से, 0, 2, 1, 2, ये 20, ये अस्थायी दांत है। इन सबको जोड़ के फिर 2 से गुणा करना है, 20 दांत आएंगे। फिर आता है अपना स्थायी सूत्र। स्थायी सूत्र है 0, 0, 30/। इंसाइजर आता है 0, कैनाइन आता है 0 और प्रीमोलर होते हैं 3 और मोलर भी 3 दांत होते हैं। फिर वापस निचले जबड़े के दांत, ये ऊपरले जबड़े के और निचले जबड़े के दांत। फिर है इंसाइजर 4 दांत होते हैं, कैनाइनर 0 दांत होते हैं, प्रीमोलर 3 दांत होते हैं, मोलर 3 दांत होते हैं। इनको वापस सबको जोड़ के मल्टीप्लाई करना 2 से, कुल दांत होते हैं 32। क्वेश्चन पूछता है कि स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 32। और ये सूत्र बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि अस्थायी सूत्र और स्थायी सूत्र बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, अधिकतर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक आमाशय के आधार पर पशुओं का वर्गीकरण, कि मतलब कि पशुओं में कितने आमाशय होते हैं। आमाशय का 3 प्रकार के आमाशय होते हैं पशुओं में, रोमंती, एरोमंती, आवासी रोमंती। कितने प्रकार के होते हैं, रोमंती, एरोमंती, आवासी। रोमंती पशु वह पशु जो जुगाली करते हैं। जुगाली का मतलब जानते हो, जो पशु मतलब खाने के बाद में दांत निकाल के जाग निकालता है मुंह से, उसे जुगाली कहते हैं। रोमंती जिसे रूमिनेंट कहते हैं। रोमंती आमाशय 4 प्रकार के होते हैं, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजन, एबोमेजन। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजन, एबोमेजन। रूमेन ये सबसे बड़ा आमाशय है। क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ा आमाशय कौन सा है, रूमेन। अगर रूमेन नहीं दिया हुआ, रोमंती दिया हुआ तो रोमंती करना है। सबसे बड़ा आमाशय है, इसमें अधिक भंडार भी करते हैं। जैसे कि पशु खाना मतलब कि आहार खाता है तो वे सबसे अधिक भंडार किस में करता है, सबसे अधिक भंडार करता है रूमेन में, ताकि वो अगर समय पे भोजन नहीं मिलने के कारण वापस भोजन को वापस पाचन करने के लिए वापस मुंह पे लेके आ जाता है, वो जुगाली करने लग जाता है, इसीलिए इसे अतिरिक्त भंडार भी कहते हैं। फिर रेटिकुलम, रेटिकुलम ये सबसे छोटा आमाशय है। ये दोनों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ा आमाशय कौन सा है, रूमेन। सबसे छोटा आमाशय रेटिकुलम, सबसे छोटा अतिरिक्त भंडार भी कहते हैं। ये इसकी तुलना में अधिक भोजन खाता है, लेकिन ये ना आमाशय के अंदर स्टोर कर लेता है ताकि बाद में जुगाली करने के लिए बाहर निकालता है। इसे मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है। ये आमाशय रेटिकुलम आमाशय कैसा होता है, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उसके समान मधुमक्खी के छत्ते के समान अब रेटिकुलम होता है। क्वेश्चन पूछते हैं कि मधुमक्खी के छत्ते के समान कौन सा आमाशय है, रेटिकुलम। फिर तीसरा आता है ओमेजन। ओमेजन में कुछ नहीं होता है। और एबोमेजन इसे सत्य एवं वास्तविक आमाशय भी कहते हैं। सत्य एवं वास्तविक आमाशय कहते हैं। ये गाय, भेड़, बकरी में होता है। जो पशु जुगाली करते हैं उसमें रोमंती पशु होते हैं, उसमें ये 4 आमाशय होते हैं, रूमेन, रेटिकुलम, एमोजन, एबोमेजन। और जो जुगाली नहीं करते ना, उसके लिए और आमाशय होते हैं, एरोमंती, जिसे नॉन डोमिनेंट कहते हैं। ये जुगाली नहीं करते। वह पशु जो जुगाली नहीं करते उसे क्या कहते हैं, एरोमंती। क्वेश्चन पूछते कि पिछली बार सुपर में पूछा गया था कि वह पशु जो जुगाली नहीं करते उसे क्या कहते हैं, एरोमंती। और एरोमंती नहीं दिया था, जबकि हमें इंग्लिश में नॉन रूमिनेंट दिया था, ताकि स्टूडेंट गलत कर सके क्वेश्चन। तो नॉन रूमिनेंट कौन कौन से, घोड़ा, गधा, सुअर, खच्चर। ये 4 पशु जो कि जुगाली नहीं करते, बस खाना खाते, पचाते, निकालते, खाना खाते, पचाते, निकालते, बस ये काम करते हैं। तीसरा आमाशय होता है आवासी रोमंती, इसे सूडी रूमिनेंट भी कहते हैं। ये जुगाली करते हैं, लेकिन इसमें रूमेन, पहला आमाशय होता है रूमेन, दूसरा होता है रेटिकुलम, तीसरा होता है एबोमेजन, लेकिन इसमें ओमेजन अनुपस्थित होता है। जुगाली तो करते हैं, लेकिन इनमें 3 आमाशय होते हैं। एग्जाम्पल है अपना ऊँट।
क्वेश्चन पूछते हैं कि ऊँट में कितने आमाशय पाए जाते हैं। ऊँट में 3 आमाशय पाए जाते हैं, रूमेन, रेटिकुलम एवं ओमेजन। और क्वेश्चन बनता है कि कौन सा आमाशय जिसमें ओमेजन अनुपस्थित रहता है, तो आवासीय रोवंती। नेक्स्ट टॉपिक, विभिन्न पशुओं के मांस कि मतलब पशुओं के मांस को क्या क्या कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में, एग्रीकल्चर के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनको अधिकतर पूछा जाता है कि जैसे कि गाय के मांस, गाय का जो मांस होता है उसे क्या कहा जाता है, बीफ। क्या कहा जाता है, बीफ। भैंस, भैंस के मांस को क्या कहा जाता है, बप्पन या फ्लेश, बप्पन या फ्लेश। बछड़े को मांस को क्या कहा जाता है, व्हील। बकरी के मांस को चेवन। मोस्ट इम्पोर्टेंट अधिकतर ये पूछते हैं। सुअर, सुअर का मांस को क्या कहा जाता है, पोर्क या बिकांत। बिकांत नमकीन मांस, क्योंकि ये खारा मांस होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं नमकीन मांस किसे कहते हैं, तो बिकांत को। नमकीन मांस किस पशु का है, सुअर का। तो ये अधिक पूछते हैं। मुर्गी, मुर्गी का मांस को चिकन कहते हैं, भेड़ के मांस को मटन। लेकिन मुर्गी के मांस को चिकन कहते हैं, लेकिन एक कड़क मुर्गी होती है उसके मांस को टेंडर कहते हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि अधिकतर ये भी पूछते हैं। लेकिन अपने को सभी याद होने चाहिए, ये कहीं से भी एग्जाम में ये मांस अधिकतर पूछे जाते हैं और कहीं से भी पूछ रहे थे। कोई किसी भी पूछेगा भाई बछड़े के मांस को क्या कहते हैं, व्हील कहते हैं। भैंस के मांस को क्या कहते हैं, बप्पन प्लेस कहते हैं। गाय के मांस को क्या कहते हैं, व्हील कहते हैं। और बकरी के मांस को क्या कहते हैं, चेवन कहते हैं। और कड़क मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं, टेंडर कहते हैं। और सुअर के मांस को पोर्क या बिकांत कहते हैं। और कुछ विशेष परिभाषा डेफिनेशन है पशुओं में, कुछ जैसे कि बड़ा मुख, पशुओं के दांत होते हैं वो उसे बड़ा मुख कहते हैं। लेकिन पशुओं के मुंह में सभी स्थायी दांत होते हैं, आ जाते हैं, उसमें उसे बड़ा मुख कहते हैं। मतलब कि पशु के 32 के 32 दांत आ जाते हैं, उसे बड़ा मुख कहते हैं। और टूटा मुख, कोई भी एक स्थायी दांत टूट जाता है, मतलब कि पशु के स्थायी दांत होते हैं 32, उसमें से कोई एक दांत टूट जाता है, उसे टूटा मुख कहते हैं। फिर आता है डेंटल पेड़ या दस्तूर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, ये अधिकतर एग्जाम, ये बहुत अधिक बार पूछी जाती है। डेंटल पेड़, पशुओं के ऊपरी जबड़े के कृत्रिम दांतों के स्थान पर डेंटल पेड़ पाया जाता है। कृत्रिम दांत मतलब कैनाइन, अपने सूत्र पढ़ा था इंसाइज कैनाइन प्रीमोलर मोलर। तो अपना ICPM तो अपने कर्तन दांतों के स्थान पर कि कैनाइनल। डेंटल पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, कर्तन दांत, कर्तन दांत के स्थान पर डेंटल पेड़ पाए जाते हैं। ये सूत्र याद रखना, इंसाइजर, कैनाइनल, प्रीमोलर, मोलर, ये सूत्र होते हैं। और अपन नेक्स्ट टॉपिक आप KCP के लिए क्लासेज में यथावत जुड़े रहें ताकि मैं आपको जेट, ICR, BHU एंड एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस आपको यथावत करा सकूं और आप साथ के साथ नोट्स बनाते चलें, ताकि ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप MSc करना चाहते हो तो उसके लिए और भी बुकें आएगी, लेकिन एग्रीकल्चर में